सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल ने हमें क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल वाज एक्चुअली फर्स्ट पर्सन जिसने पहले बारी जिस बंदे ने साइंटिफिक अप्रोच लगाई टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कोई और नहीं बल्कि एरिस्टोटल ही था। एरिस्टोटल जिसे हम फादर ऑफ ज़ूलॉजी या बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इनकी क्या खासियत है एरिस्टोटल की? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट द साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। पहली बारी क्लासिफिकेशन के लिए जो साइंटिफिक बेसिस लगाए गए थे वो किसने लगाए थे? एरिस्टोटल ने। सो फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन वॉज डन बाय एरिस्टोटल। पहली साइंटिफिक अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन वॉज डन बाय एरिस्टोटल, हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ज़ूलॉजी एंड बायोलॉजी। और इन्होंने इस क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि इन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर की, इस क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया, जिन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब कि इन्होंने, एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उनको प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के लिए एरिस्टोटल ने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखे। जो बाहर से एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो बाहर के कैरेक्टर्स है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उन बेसिस पर, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स को। सो एरिस्टोटल यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई plants and animals into the plants group into trees, shrubs and herbs, and animals into two groups, anemia and anemia. anemia ऐसा ग्रुप होता है एनिमल्स का। एरिस्टोटल ने क्या किया? प्लांट्स और एनिमल्स को, एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स को फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया। प्लांट्स को डिवाइड किया 3 ग्रुप्स में, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में, और एनिमल्स को डिवाइड किया एरिस्टोटल ने सिर्फ 2 ग्रुप्स में, और वो भी किस बेसिस पर कि एनिमल्स के अंदर, जिन एनिमल्स के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे ईनेमिया, ई से शुरू होता है, ई फॉर एलिफेंट, ईनेमिया। एंड जिन एनिमल्स के अंदर आरबीसीज एब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट है जिन एनिमल्स के अंदर आरबीसी, उनको डाल दिया किस ग्रुप के अंदर? एनीमिया ग्रुप के अंदर। एनीमिया, ए फॉर एब्सेंट, जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट है उन्हें एनीमिया ग्रुप के अंदर डाल दिया। सो ये क्लासिफिकेशन की एरिस्टोटल ने। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ज़ूलॉजी एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पर लीनियस की बात करते हैं। अब मैं लीनियस के बारे में इंट्रोडक्शन कैसे दूंगी? मैं आपको ये बोलूँगी लीनियस के बारे में कि लीनियस वॉज द पर्सन who gave us the 2-kingdom system of classification. But wait a minute, थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको एरिस्टोटल के बारे में ऐसा बताया था कि उसने 2 किंगडम दिए हमें, प्लांट और एनिमल, और उनको फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया है ना। प्लांट और एनिमल में इसने 2 किंगडम्स में एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था। बट मैं क्रेडिट लीनियस को क्यों दे रही हूँ? मैंने डायरेक्ट एरिस्टोटल के लिए नहीं बोला था ही गेव अस 2-kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मैंने लीनियस के लिए बोला, बल्कि मैंने बोला था ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। मगर लीनियस को क्रेडिट क्यों दे दिया मैंने कि ही गेव द 2-kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? क्रेडिट इसको क्यों दिया लीनियस को? लीनियस को क्रेडिट इसलिए दिया, एक्चुअली लीनियस ने क्या किया, एरिस्टोटल के द्वारा दिए गए 2-kingdom को, बोलेंगे नहीं 2-kingdom, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसको, एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन को लीनियस ने क्या किया? मॉडिफाई किया। लीनियस ने मॉडिफाई किया। क्या किया? मॉडिफाई किया। एरिस्टोटल के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन के सिस्टम को लीनियस ने मॉडिफाई किया। तो सारा का सारा क्रेडिट हम लीनियस को देते हैं जिसने मॉडिफाई किया, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां भी होगी, इसने कुछ गलतियां कम कर दी होंगी मॉडिफाई करके, इसलिए हमने क्रेडिट दिया लीनियस को कि ही गेव अस द 2-kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हु गेव अस द 2-kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? लीनियस गेव अस द 2-kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कि इसने, हम क्या बोलेंगे, प्लांट्स और एनिमल किंगडम में लीनियस ने डिवाइड किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। अब ये जो 2-kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे और कुछ बेनिफिट्स भी थे।
ड्रॉबैक्स भी थे और कुछ बेनिफिट्स भी थे। क्या ड्रॉबैक्स और क्या बेनिफिट्स थे इसके बारे में जानते हैं। पहले बेनिफिट्स के बारे में जाने या पहले ड्रॉबैक्स के बारे में। बेनिफिट तो एक ही रहा, लीनियस के टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेनिफिट एक ही रहा कि ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन वाज इजीली डन एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम। मतलब आसानी से क्लासिफिकेशन हो भी गई प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, क्लासीफाई कर दिया एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को, और हमारे लिए आसान भी रहा समझना, है ना। ये बेनिफिट रहा। बट ड्रॉबैक मेन मुद्दा है, बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है, ड्रॉबैक मेन मुद्दा है। ड्रॉबैक हमारे पास 3 आ जाते हैं। पहला ड्रॉबैक टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, दैट इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसने एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में ओवरऑल डिस्टिंग्विश किया। बट एनिमल्स और प्लांट के अंदर ही देख लो तो अंदर जाओ और सारी डिफरेंसेस आएंगे, एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंसेस आएंगे। तो इन्होंने किस चीज़ के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। दिस किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में नहीं डिस्टिंग्विश कर पाया, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सेल के बने और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीपल सेल्स के बने, ढेर सारे सेल्स के बने हैं। और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी नहीं डिवाइड कर पाया, डिस्टिंग्विश कर पाया। फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई एंड फोटोसिंथेटिक जैसे कि ग्रीन एल्गी। सो फर्स्ट ड्रॉबैक इज दैट दिस सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जैसे कि ग्रीन एल्गी, नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई। फोटोसिंथेटिक में ग्रीन एल्गी बोला है क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाला ग्रीन कलर के भी होते हैं नॉर्मली, है ना। सेकंड ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज दैट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया है ना। मतलब इसके अकॉर्डिंग, लीनियस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं इस लिविंग वर्ल्ड में वो या तो प्लांट्स है या तो एनिमल्स है। सिंपल बात, यही हम समझ पाते हैं ना इससे। बट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे, बहुत सारे, कुछ भी नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि ना ही प्लांट्स के कैटेगरी में आ रहे थे ना ही एनिमल्स, ना ही वो प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे ना ही एनिमल्स की। सो सेकंड ड्रॉबैक इज दैट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी, नॉर द प्लांट्स नॉर एनिमल्स, नीदर द प्लांट्स नॉर एनिमल्स, किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। तो क्या करना था फिर, क्या मतलब क्या बनता है इस ड्रॉबैक से। इससे हमें ये पता चलता है कि प्लांट और एनिमल किंगडम काफ़ी नहीं है, एक और किंगडम बनना चाहिए जिसमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म जो कि ना ही प्लांट ना ही एनिमल की कैटेगरी शो कर रहे हैं, वो अलग जो भी फीचर शो कर रहे हैं उस हिसाब से उनके लिए अलग किंगडम बनना चाहिए, है ना। थर्ड ड्रॉबैक, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर लीनियस ने कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज़ किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ किए थे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पर, क्योंकि एरिस्टोटल के ही उठाया हुआ है ना इसने, एरिस्टोटल के ही किंगडम सिस्टम को कॉपी मारा हुआ है। तो उसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासीफाई कर दिया पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिर्फ इस बेसिस पर कि बाहर से कैसे दिखते हैं। बाहर से ग्रीन कलर के हैं तो प्लांट्स है, अच्छा एनिमल्स जैसे जिनके हाथ पाँव नाक है तो वो एनिमल्स के अंदर आगे, बस ख़त्म कहानी। बट बहुत सारे बाकी कैरेक्टर्स हैं जिनकी, ये आप आगे जाके देखोगे इन कैरेक्टर्स को, जिन बेसिस पर किंगडम्स बने हैं, मतलब किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड ड्रॉबैक ये आ जाता है कि इस लीनियस के ड्रॉबैक ये रहा, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक ये रहा कि बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स डालने की भी ज़रूरत पड़ी। मतलब कि सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। देयर वाज अ नीड दैट वाज फेल्ड दैट अदर कैरेक्टर्स वाज आल्सो नीड टू बी इन्वॉल्वड इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसे कि बाकी कैरेक्टर, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, मतलब ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, फिर फर्दर उसमें भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन आ जाती है। हैबिटेट कैसा है, कहाँ पर रहते हैं,
उनके सेल वॉल की नेचर कैसी है, सेल वॉल है भी या नहीं भी है, अगर है तो किसकी बनी है, काइटिन की बनी है, सेल्यूलोज की बनी है, वो भी करेक्टर आ जाता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मतलब पुराने उनके जो रिलेशनशिप्स एवोल्यूशन होते होते जो रिलेशनशिप्स बने हैं वो कैसे थे, मतलब ये इतने सारे कैरेक्टर्स को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी। ये इन्वॉल्व नहीं हुए, दिस वॉज द ड्रॉबैक दैट द अदर कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड वगैरह वगैरह, दीज वर नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल। सो 3 ड्रॉबैक कि डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कुछ ऑर्गेनिजम्स के बीच में, मतलब कुछ कैरेक्टर जैसे यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। सेकंड ड्रॉबैक कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दोनों ही कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। तीसरा ड्रॉबैक बाकी कैरेक्टर्स को भी नहीं इन्वॉल्व किया, जैसे कि सेल वॉल स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अभी तक हमने इतना पढ़ा। और क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था इसमें हम देखेंगे कि सेवरल चेंजेस आएगी। क्या चेंजेस, मतलब सेवरल चेंजेस आएगी। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, अभी जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया इसमें इतने सारे ड्रॉबैक्स आए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये किंगडम सिस्टम चेंज होगा या फिर एक और नया किंगडम सिस्टम आएगा? तो चेंजेस अगले में भी आएंगी, तीसरे में भी आएंगी। तो क्लासिफिकेशन के सिस्टम में सेवरल चेंजेस तो बहुत सारी है, सेवरल चेंजेस है क्लासिफिकेशन के सिस्टम में। बट अगर कोई चीज़ कांस्टेंट रही है, जो चीज़ चेंज नहीं हुई है क्लासिफिकेशन के सिस्टम में, वो है प्लांट एंड एनिमल किंगडम। मतलब ये तो रहेगा, ये हर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आपको प्लांट और एनिमल किंगडम दिखेगा, हर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। सो अब हम बात करने वाले हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि किसने दिए हमें, RH व्हिटेकर ने इन द ईयर 1969 हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर ने दिया। सो अभी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, अब हम ओवरऑल पूरा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि RH व्हिटेकर ने दिया हमें इन द ईयर 1969। इन 5 किंगडम्स में कौन कौन से किंगडम आ जाते हैं? एक तो प्लांटे और एनिमेलिया तो गारंटीड है क्योंकि वो तो सब किंगडम्स के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई आर द 3 न्यू किंगडम्स। अब इन सब में से मैंने जो कि आपको बोला, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पे देखो मैंने मेन क्राइटेरिया के नीचे जो लिखा है, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बिल्कुल आपके राइट हैंड साइड पे बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पर आप देखोगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके बारे में ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स में बात की थी कि ये सब ड्रॉबैक्स है, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करने की भी ज़रूरत है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हुए हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। आई मीन टू से दैट कि RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स दैट आर सेल टाइप, सेल वॉल कंपोजिशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, सेल का टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल की कंपोजिशन कैसी है, अगर है सेल वॉल प्रेजेंट तो किसकी बनी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, मतलब न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी बात करेंगे ना आगे। हमें पता है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट क्योंकि न्यूक्लियस इज एब्सेंट, एंड यूकैरियोट्स में सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो भी एक कैरेक्टर आ जाता है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इन सब बेसिस पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुई। तो मोनेरा की बात करते हैं, तो मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल टाइप, सेल टाइप की बात करें अगर हम, तो सारे 5 किंगडम में से सिर्फ अकेला मोनेरा ही किंगडम ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। मतलब बाकी जितने भी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया वो सब यूकैरियोटिक है और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो पहला 2 टाइप ऑफ सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद मोनेरा की बात करें और प्रोटिस्टा सारे किंगडम्स की बात करें तो इनकी सेल वॉल अगर है तो किसकी बनी है, तो हमें पता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, चारों किंगडम्स के पास, चारों किंगडम में आप सेल वॉल देखोगे पाई जाती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सेप्ट एनिमेलिया, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल इज एब्सेंट। तो सेल वॉल कंपोजिशन की क्या ही बात करेंगे। तो मोनेरा की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, क्योंकि ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सिर्फ प्लांटे की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हम सबको पता है। फंजाई की वॉल इज ऑल्सो नॉन सेल्यूलोसिक,
मोनेरा की वॉल इज़ ऑल्सो नॉन सेलुलोसिक, मतलब कि सेलुलोस की नहीं बनी होती है। फंजाई की वॉल किसकी बनी होती है फिर? काइटिन की। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन इन केस ऑफ फंजाई। मोनेरा की सेल वॉल इज़ नॉन सेलुलोसिक, मतलब कि सेलुलोस की नहीं बनी है, तो किसकी बनी है? पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी है। पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी है, मतलब ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स को जोड़कर बन जाएगा पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड्स की बनी है हमारी मोनेरा की सेल वॉल। एंड प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में कुछ केसेस में सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड कुछ केसेस में एब्सेंट। देन ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर की बात करते हैं, मतलब कि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल की बनी है, टिश्यू की बनी है, अगर टिश्यू की बनी है तो कैसे टिश्यू, ऑर्गन है कि नहीं है, ऑर्गन सिस्टम है कि नहीं है, ये बात। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। वेट अ मिनट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ, दैट इज़ हाँ, अभी ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में ये चीज़ कॉमन है कि दोनों यूनिसेलुलर है। ये बात याद रखना, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बोथ आर यूनिसेलुलर। ये बात याद रखना, बोथ आर यूनिसेलुलर, बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा के अंदर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं एंड प्रोटिस्टा के अंदर भी, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि सिर्फ एक सेल के बने हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। फंजाई की बात करें तो सेल्स भी पाए जाते हैं और टिश्यू भी पाए जाते हैं, बस टिश्यू से फर्दर ऑर्गन्स नहीं बनते और ऑर्गन से फर्दर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता इन केस ऑफ फंजाई। फंजाई बोलो फिर फंगाई बोलो, कुछ भी बोलो, इंग्लिश का तो लेसन है नहीं है। सो इट इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यूज़ का बना है फंजाई। फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं दे आर मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। एंड प्लांट्स के अंदर तो हमें पता है ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मतलब सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स आर फाउंड इन प्लांट्स। एंड एनिमल्स का भी हमें पता ही है कि ऑर्गन सिस्टम तक सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के अंदर मिल जाएंगे, मतलब सेल्स भी, टिश्यू भी, फिर ऑर्गन भी, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बोथ आर यूनिसेलुलर। फंजाई लूज कनेक्टिव टिश्यू, प्लांटाई ऑर्गन, एनिमलिया ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, सो इसी के साथ हमारा ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया, ये वाला कैरेक्टर, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, और अगर ऑटोट्रॉफिक है तो कैसा है, हेटेरोट्रॉफिक है तो कैसा है, अगर दोनों है तो भी कैसा है, मतलब उसमें भी फर्दर टाइप्स आ जाते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक की फर्दर टाइप्स होती हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ मोनेरा इज ऑफ बोथ टाइप्स, मतलब कि कुछ में आपको ऑटोट्रॉफिक कुछ में हेटेरोट्रॉफिक मिल जाएगा। ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो केमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक दोनों टाइप के ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन मोनेरा, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद से फूड प्रिपेयर करते, किसी और पर, किसी सेकंड पर्सन पर डिपेंड नहीं करते हैं अपने फूड के लिए, रेडीमेड फूड पर डिपेंड नहीं करते हैं। दे डू नॉट डिराइव देयर फूड, इंस्टेड ऑफ दैट दे make their own food. So autotrophic mode of nutrition is such kind of nutrition in which organisms are not dependent on any other organism for their food, for the nutrition. So autotrophic is of two types, chemoautotrophic and photoautotrophic, मतलब कि अगर organisms खुद का खाना बना रहे हैं और वो भी chemicals की हेल्प से अगर खुद का खाना बना रहे हैं तो वो हो जाता है chemophotoautotrophic या फिर chemosynthetic autotrophic, केमोसिंथेटिक या फिर फोटोसिंथेटिक। मैं केमो ऑटोट्रॉफिक बोल रही हूँ क्योंकि केमो और ऑटोट्रॉफिक दोनों वर्ड आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की टाइप है। तो केमो ऑटोट्रॉफिक में केमिकल्स की हेल्प से खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और ऐसा केस फोटो ऑटोट्रॉफिक वाला प्लांट्स के अंदर भी मिल जाता है और प्लांट्स के अंदर सिर्फ यही केस मिलता है। बट हम अभी मोनेरा की बात करें तो मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉफिक भी मिल जाता है, उसके अंदर केमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक भी मिल जाता है, और उसके साथ साथ हेटेरोट्रॉफिक भी मिल जाता है, मतलब कि दूसरों पर भी कुछ मोनेरा किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि दूसरों पर भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों फॉलो करते हैं। सैप्रोफिटिक में मतलब कि डेड रॉटन मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, डेड रॉटन ऐसे चीज़ों को एंजाइम रिलीज़ करके फॉलो करते हैं।
एंड डाइजेस्ट करते हैं। एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म लिविंग बॉडी पर डिपेंड करते हैं और उससे बेनिफिट उठाते हैं, फ़ायदा लेते हैं, उसको नुकसान पहुंचा के, और जिसको नुकसान होता है, जिसको फ़ायदा नहीं होता है, उसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होस्ट कहा जाता है, और जो बेनिफिट होता है वो पैरासाइट है। ठीक है, सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो फॉलोड बाय मोनेरेंस। मोनेरा के अंदर पाए जा रहे वाले ऑर्गेनिजम्स को मोनेरेंस या फिर बैक्टीरिया कहते हैं। ये बात हम समझेंगे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, इन सबको इंडिविजुअली हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ ही रहे हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आगे दोबारा पढ़ लेंगे, यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा रिपीट होंगे उधर जब इनके अकेले के लिए बात करेंगे। सो मोनेरेंस या फिर मोनेरेंस या फिर बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों फॉलो करते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो P4 प्रोटिस्टा, P4 प्लांटी। प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफिक मिलता है ना, फोटोसिंथेटिक भी मिलता है, मतलब फोटोसिंथेटिक मिलता है एक्चुअली में, तभी ऑटोट्रॉफिक बोला मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो P4 प्रोटिस्टा, इनके अंदर भी फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, बट है तो उनसे अलग ना प्रोटिस्टा, तभी तो अलग किंगडम बनना, कुछ तो अलग भी होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक तो प्लांट वाला है, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो भी फोटोसिंथेटिक, और हेटेरोट्रॉफिक भी है। ठीक है, सो फंजाई की बात करें तो ये सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। सिर्फ फंजाई और एनिमेलिया ऐसे दो किंगडम्स है जो सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और प्लांटे ही एक ऐसा अकेला किंगडम है जो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। बाकी मोनेरा और प्रोटिस्टा की एक और कॉमन चीज़ आ गई कि दोनों ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, दोनों यूनिसेलुलर है, बस इसके अलावा और कोई इनमें कॉमन चीज़ नहीं है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में दोनों यूनिसेलुलर, दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। फंजाई ओनली फॉलोज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड उसके अंदर भी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक फॉलो करता है, होलोजोइक नहीं। होलोजोइक कोई भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आप देखना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करता सिवाय एनिमेलिया के। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्रॉपर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं खाने के लिए। अमीबा ऑल्सो फॉलोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनिमेलिया की बात बची है। एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, जिसके अंदर होलोजोइक भी आ जाता है और सैप्रोफिटिक भी आ जाता है एनिमेलिया के अंदर। ओके, सो दिस वाज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक पूरे हमने चार्ट में इसकी बात अच्छे से समझी है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू। ले लिया? चलो, अब आपको याद होगा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आने से पहले बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ रहे थे। तो उन सब जो पहले ड्रॉबैक्स आ रहे थे उन सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बेनिफिट रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि पहले जो चीज़ थी वो ओवरकम होगी और फिर नए किंगडम्स आए, जिस वजह से मतलब इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का फ़ायदा रहा इस वजह से, और ये सब परेशानियाँ ख़त्म हुई नए किंगडम आने की वजह से। मैं बताती हूँ आपको। सो बेनिफिट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ दैट अर्लियर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सब के सब ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया प्लांट किंगडम के अंदर। हालांकि इन सब के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं इन सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यू विल फाइंड वाइड रेंज ऑफ डिफरेंसेस, बट स्टिल सिर्फ एक कॉमन चीज़ के बेसिस पर इन्हें डाल दिया सबको, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मॉसेस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स को, सबको डाल दिया प्लांट किंगडम के अंदर सिर्फ एक बेसिस पर। एंड दैट कॉमन थिंग, दैट कैरेक्टर इज़ सेल वॉल। मतलब इन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, सिर्फ ये एक कॉमन फीचर था जिसकी वजह से इनको डाल दिया प्लांट ग्रुप के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर। सो ऑल ऑफ दिस वाइडली डिफरेंट species or organisms were placed in a same group, a common group, and that is plant kingdom. So किस बेसिस पर? एक कॉमन चीज़ के बेसिस पर, दैट इज सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट थी। हालांकि डिफरेंसेस की बात करूं तो डिफरेंसेस बहुत सारे थे,
डिफरेंसेस या फिर बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स जो आ गए इन सबको एक किंगडम में प्लेस करने की वजह से, वो ड्रॉबैक्स एक्चुअली क्या थे, डिफरेंसेस जो इनके अंदर थे वो सब ड्रॉबैक्स ही तो रहे। ये सब डिफरेंसेस क्या डिफरेंसेस, जैसे कि इनके अंदर इतने डिफरेंसेस है, इनको एक ग्रुप के अंदर, कॉमन ग्रुप के अंदर डाल दिया। बैक्टीरिया ले लो, प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब के सब बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। ब्लू ग्रीन एल्गी डिफरेंट है बैक्टीरिया से, और बाकी भी डिफरेंट है इन दोनों से, क्योंकि बाकी जितने भी है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया के हमने बारे में देखा था ना, किंगडम मोनेरा के अंदर आ जाता है, तो ये प्रोकैरियोटिक है। और फिर जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दिख जाएगा। फिर यहाँ पर भी और सारे यूनिसेलुलर और सिर्फ यूकैरियोटिक ही नहीं, इनके अंदर भी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे। मतलब डिफरेंस इनके अंदर भी है, जैसे कि क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। सो एग्जाम्पल है। एंड हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के बीच में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, इनको भी प्लांट में डाल दिया सबको कॉमन में, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। जैसे फंजाई को ले लो, फंजाई तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और बाकी ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स को भी इसी के साथ प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिया। और फंजाई का हमने देखा था सेल, ये क्या हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट है, सेल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हिसाब से भी डिफरेंस आ रहा है, सेल टाइप का भी डिफरेंस है, और सेल वॉल कंपोजिशन का भी डिफरेंस है। मतलब कि फंजाई काइटिन का बना है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है, बाकी जो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है। तो कितने सारे डिफरेंसेस है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, काइटिन, सेल्यूलोज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ डाल दिया। ठीक है। सो ये सब ड्रॉबैक्स निकले, कि ये सब डिफरेंसेस ड्रॉबैक्स बन के आए इस चीज़ के अंदर, कि पहले जो प्लांट्स के अंदर सब के सब ग्रुप्स को डाल दिए जिनके अंदर इतने सारे डिफरेंसेस थे, वो ड्रॉबैक बन गया कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी इन सबको प्लांट के अंदर डाल दिया, प्लांट किंगडम के अंदर, कॉमन किंगडम के अंदर डाल दिया, और एक बेसिस पर दैट इन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आया 5 किंगडम, मतलब नया किंगडम डाला। सो व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर डिस्कवर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, फंजाई को फिर प्लांट किंगडम से निकाला गया, इसको सेपरेट किंगडम में डाला गया क्योंकि डिफरेंसेस पाए गए। सो किंगडम फंजाई एक अलग किंगडम बना, प्लांट किंगडम के अंदर नहीं रखा इसे। व्हेन डिफरेंसेस वर डिस्कवर्ड द फंजाई किंगडम वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई by R.H. Whitaker, and all prokaryotic organisms were placed in kingdom Monera. Differences पाए गए, prokaryotic मतलब कि बैक्टीरिया, were placed in kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms इनमें से बहुत सारे they were placed in unicellular eukaryotic, बोलो पता है आपको, Protista. They were placed in kingdom Protista. So kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, cholera, क्लोरेला को ना पहले एल्गी में डाला गया था, विद पैरामीशियम एंड अमोइबा। सो मैं आपको बताती हूँ, इनके अंदर सेल वॉल नहीं थी, इसलिए इन्हें एनिमल किंगडम के अंदर डाला गया था। बट अब इन्हें एनिमल किंगडम से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया। किसे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया, किसे मैं बताती हूँ, आपको समझाती हूँ। अब तो मैं क्या बता रही थी, किंगडम प्रोटिस्टा में जैसे किंगडम फंजाई में सारे फंजाई डाल दिए जिनके पास काइटिन होती है, काइटिन की बनी सेल वॉल होती है। और किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एग्जांपल्स जो आती है, जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं किंगडम प्रोटिस्टा नाउ जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड है, दे आर क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमोइबा। यहाँ पर क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला को पहले क्लामाइडोमोनास को एल्गी में डाला गया था
एंड क्लोरेला को प्लांट किंगडम के अंदर डाला गया था। क्यों? क्योंकि बिकॉज क्लामाइडोमोनास को एल्गी और क्लोरेला को प्लांट्स के अंदर, क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला, बट सिर्फ इस बेसिस पर कि सेल वॉल प्रेजेंट है, इन्हें पहले एल्गी और इसे प्लांट्स के अंदर डाल दिया था, सिर्फ इस बेसिस पर। बट नाउ क्योंकि और चीज़ें डिस्कवर हुई, नाउ दे आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा एज दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। पैरामीशियम एंड अमोइबा की बात करें सो इन दोनों के अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी, और हमने देखा था पहले क्राइटेरिया क्या होता था, पहले सिर्फ सेल वॉल देखना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखना, सिर्फ छोटे छोटे कैरेक्टर्स देख लिया एक दो, तो सेल वॉल के बेसिस पर जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है वो एनिमल। तो पैरामीशियम एंड अमोइबा वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, बट जैसे जैसे मेन क्राइटेरिया चेंज हुआ फॉर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पहले सिर्फ सेल वॉल देखते थे और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते थे, अब कितने सारे किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने सारे क्राइटेरिया मैंने साइड पे लिखे थे, सेल टाइप, सेल वॉल कंपोजिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इन सब बेसिस पर इनको देखा गया। एंड नाउ क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमोइबा, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। But before this classification, when the criteria were very few, when the criteria were very less, मतलब कि क्राइटेरिया इतने ज़्यादा नहीं थे, तब इन्हें डाला गया था एल्गी के अंदर, इसे प्लांट के अंदर, इन दोनों को एनिमल के अंदर, क्योंकि दोनों के अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी, इन दोनों के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसलिए इन्हें एल्गी और प्लांट्स में डाला गया। तो नाउ दे आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। अब मेरे को बताओ इतने सारी चेंजेस आ क्यों रही है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों बना, इतने सारे किंगडम्स क्यों बने, इतने सारी चेंजेस क्यों आई, ऑर्गेनिजम्स की शिफ्टिंग क्यों हुई, एक किंगडम से दूसरे किंगडम में, पहले प्लांट्स में था अब क्लोरेला प्रोटिस्टा में आ गया, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चेंजेस क्यों आई किंगडम में और इनके अंदर इंक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स में, क्यों ऐसा हुआ, चेंजेस क्यों आई, व्हाई दिस ऑल हैपेंड। मैंने इसकी बात आपको समझ आ गई होगी क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि क्राइटेरिया जो लिए गए थे फॉर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, the criteria which were taken for the basis of classification were very limited। पहले वो बहुत लिमिटेड थे, अब देखो मैंने कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई थी, अब वो बढ़ गए, बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पर क्लासिफिकेशन अब की गई, इसलिए दिस ऑल हैपेंड दैट व्हाट हैपेंड, शिफ्टिंग ऑफ ऑल द किंगडम्स एंड ऑल दिस चेंजेस, सेवरल चेंजेस आई। मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्लासिफिकेशन की सिस्टम में सेवरल चेंजेस आई, बट जो चीज़ सेम रही दैट इज प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, तो क्योंकि क्राइटेरिया चेंज हुआ क्लासिफिकेशन के लिए, दैट इज़ वाई दिस ऑल हैपेंड। आंसर लिख रही हूँ, क्राइटेरिया चेंज हुआ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले जब एक किंगडम आया था, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, पहले जो क्राइटेरिया थे, पहले वो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बड़े लंबे समय के लिए फॉलो हुआ था ना, तो मतलब तब थोड़ी लोगों को पता होगा कि अच्छा ये क्राइटेरिया चेंज हो जाएंगे, इतनी सारी चेंजेस आएगी किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, है ना। वैसे क्या पता आगे जाके फ्यूचर में दोबारा चेंजेस आए डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यूचर में भी चेंजेस आ सकती है ऑब्वियसली, है ना, फ्यूचर में भी चेंजेस आ सकती है। दिस हैपन बिकॉज ऑल दिस हैपन बिकॉज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज एंड दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी, जैसे पहले नहीं था हमें इतनी सारी नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग मतलब करेक्टरिस्टिक्स और रेवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के लिए उनके प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई, और फिर ये सब चेंजेस आई, और आगे भी क्या पता फ्यूचर में आए ये सब चेंजेस। ठीक है, एंड ओवर टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic। phylogenetic मतलब evolutionary relationships के ऊपर भी based होगा, मतलब कि अभी हमने changes आती गई morphological characteristics के अलावा physiological characteristics को भी देखा जाएगा, और over time ये सब चीज़ें हो रही हैं, और अभी हमें ये सब चीज़ें वैसे पढ़ी नहीं, बट ओवर टाइम ये सब चीज़ें आ रही है। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल
and reproductive similarities but also phylogenetic phylogenetic मतलब कि evolutionary relationships को भी, मतलब क्या क्या चीज़ों पे, किन किन चीज़ों के बेसिस पर क्या क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट की जा रही है, क्या क्या बेसिस लिए जा रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव, फाइलोजेनेटिक सिमिलैरिटीज़। ओके, अब फाइनली अब हम मेन मुद्दे पर अब शुरू करेंगे। मेन मुद्दा अब आएगा हमारा, दैट इज़ इंडिविजुअली सब किंगडम्स की बात करेंगे सिवाय किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, क्योंकि उनके लिए पूरा प्रॉपर हमारे पास चैप्टर हैं, 2 चैप्टर्स, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। सो बाकी के जो 3 चैप्टर्स हैं उनके बारे में तो अच्छे से बात कर ले इधर, और फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अच्छे से बात करने के बाद। सो किंगडम मोनेरा के अंदर जो मेंबर्स आ जाते हैं उन्हें हम मोनेरेंस या फिर बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब बैक्टीरिया आर द ओनली मोनेरेंस, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। एंड हमने ये बात तो ऑलरेडी जान ली है कि किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, आई मीन टू से मोनेरेंस जो हैं, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। इन फैक्ट these are the only organisms which are prokaryotes। बाकी जितने भी organisms जितने भी किंगडम में आ जाते हैं वो सब यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। देन एंड बैक्टीरिया या फिर मोनेरेंस की डिफरेंट शेप्स होती है, ये डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी स्फेरिकल शेप होती है सो दे आर कॉल्ड एज कोकस, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज कोकस। रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैसिलस, एंड रॉड शेप बैक्टीरिया में आप देखोगे स्पोर भी प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। स्पोर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन रॉड शेप बैक्टीरिया and that is called as bacillus, and that is most common bacteria. Then comma shape bacteria is called as vibrio, comma shape का ना. Then spiral shape bacteria is called as spirilla. एंड बैक्टीरिया जो है ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट आपको हर जगह दिखेंगे, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आप एक हैंडफुल ऑफ सैंड अपने हाथ में, एक सैंड का उठाओगे, अपने हाथ में सैंड उठाओगे तो उसके अंदर ही कितने न जाने कितने बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर. दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इनकी खास बात तो ये है कि ऐसे ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं जहाँ पर कोई अदर ऑर्गेनिज्म नहीं जी सकता. एक्सट्रीम हैबिटेट्स, दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, मतलब कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको. दे कैन ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस. डीप इन द ओशंस, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे. सो यहाँ पर ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर बाकी नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स नहीं जी सकते. देन ये पैरासिटिक भी होते हैं. मैनी ऑफ देम आर पैरासाइट्स. मैनी ऑफ द मोनेरेंस और बैक्टीरियाज आर पैरासाइट्स. मैनी ऑफ देम आर पैरासाइट्स. हमने देखा था ना, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, दोनों ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक फॉलो करते हैं. तो पैरासाइट्स जो है दे लिव एज पैरासाइट्स इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि दूसरे जो इस होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं उस होस्ट की बॉडी में भी रह सकते हैं, बॉडी पर भी रह सकते हैं ताकि वो उससे बेनिफिट उठा सकें. सो बॉडी में भी रह सकते हैं, मतलब कि वो एंडोजोइक पैरासाइट्स, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो कर सकते हैं. एंड बॉडी पर, बॉडी पे, ऑन इंग्लिश में बोले तो ऑन, बॉडी पर भी रह सकते हैं, उन्हें हम बोलेंगे एपिजोइक. ठीक है. देन उनका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है, बट बिहेवियर इनका बहुत कम्प्लेक्स होता है. और ये जो बैक्टीरिया या फिर मोनेरेंस है ना, ये 2 टाइप के होते हैं. दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ट्राइकस बैक्टीरिया एंड एट्राइकस बैक्टीरिया. किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है? बेस्ड ऑन फ्लैजिला. अगर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी बॉडी के साथ अगर लगा होता है तो वो उस बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, फ्लैजिला हेल्प्स इन मूवमेंट. तो कुछ बैक्टीरिया में यू विल फाइंड दैट फ्लैजिला इज प्रेजेंट, एंड सच काइंड ऑफ बैक्टीरिया इन विच फ्लैजिला इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज ट्राइकस बैक्टीरिया, एंड सच काइंड ऑफ बैक्टीरिया इन विच फ्लैजिला इज एब्सेंट इज कॉल्ड एज एट्राइकस बैक्टीरिया. तो हम ट्राइकस बैक्टीरिया को मैंने यहाँ पर स्पेशल बॉक्स में डाला हुआ है क्योंकि
ए ट्राइकस बैक्टीरिया जो है जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है और ये फ्लैजिला डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट होता है, इसलिए उस बेसिस पर इन्हें डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है ट्राइकस बैक्टीरिया को। सो यहाँ पर मैंने आपको टाइप्स भी बताई हुई है जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट इम्पॉर्टेंट है ये सब। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो, अगर बैक्टीरिया के एक साइड पर बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, मतलब पूरा ग्रुप प्रेजेंट है एक साइड पर, वो भी इफ़ bunch of flagella is present on one side, only on one side of the body of bacteria, then such kind of trichous bacteria is called as cephalotrichous bacteria. cephalotrichous bacteria ऐसा बैक्टीरिया जहाँ पर cephalotrichous bacteria ऐसा बैक्टीरिया जिसमें flagella is present, bunch of flagella is present on the only on the one side of the body of bacteria. एंड अगर दो फ्लैजिला दोनों ऑपोजिटली दो एंड्स पर, बैक्टीरिया की बॉडी के दो एंड्स पर प्रेजेंट है, तो ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे ट्राइकस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, वेयर फ्लैजिलास आर प्रेजेंट, टू फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया. इफ only single flagella is present on one side of bacteria, then such kind of trichous bacteria is called as monotrichous bacteria. And if two bunches of flagella is present, two bunches of flagella are present on both opposite sides of bacteria, then such kind of trichous bacteria is called as lophotrichous bacteria. And flagellum is, if flagellum, तो यहाँ पर सिर्फ एक फ्लैजिला प्रेजेंट है ना, तो मैं सिर्फ फ्लैजिला नहीं बोलूँगी, फ्लैजिलम. तो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया में सिर्फ एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है. एंड अगर फ्लैजिला, ढेर सारे फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, देन सच काइंड ऑफ ट्राइकस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज पेरीट्राइकस बैक्टीरिया. सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया जहाँ पर एक ही साइड पर बंच ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट. मोनोट्राइकस बैक्टीरिया जहाँ पर एक ही साइड पर सिर्फ एक फ्लैजिला प्रेजेंट. एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया जहाँ पर दो फ्लैजिला प्रेजेंट. देन लोफोट्राइकस बैक्टीरिया जहाँ पर दो बंचेस प्रेजेंट है फ्लैजिला के. एंड पेरीट्राइकस बैक्टीरिया जहाँ पर ढेर सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है ऑल अराउंड द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया. सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक इट. और जो बात हमने पहले समझी थी ऑलरेडी, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ मोनेरा, ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है. फर्दर ऑटोट्रॉफिक में केमोसिंथेटिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है. हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है. इसी वजह से दे शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है इनके अंदर, क्योंकि इतने सारे डिफरेंसेस जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इतना डिफरेंट है इनका, एक ही कैरेक्टर में इतने सारे डिफरेंसेस पाए जाएंगे सबके बीच में. सो दे शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. स्ट्रक्चर सिंपल है मगर बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है. एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम जानने वाले हैं, दैट इज, अब ये जो किंगडम मोनेरा है ना, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज़ आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. आर्कियोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये बहुत डिफरेंट है बाकी ऑर्गेनिज्म से, ऑब्वियसली होंगे. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में जी सकते हैं, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में ये जी सकते हैं. इनकी स्पेशलिटी है, दे आर स्पेशल बिकॉज दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स. आर्कियोबैक्टीरिया are special because they can live in extreme habitats. And why they can live in extreme habitats? ऐसी क्या इनके अंदर क्या फीचर है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव कर पाते हैं? एंड दैट फीचर इज़ इनका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है. दूसरे ऑर्गेनिज्म से इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हटके है, डिफरेंट है, इसलिए ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव कर पाते हैं. वाई दिस आर्कियोबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स? बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, दे आर द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ लाइफ लिविंग इवन टुडे. बहुत पुराने हैं आर्कियोबैक्टीरिया, आज भी है इस दुनिया में. सो दे आर द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ लाइफ. देन एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी. एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द फीचर्स ऑफ द आर्कियोबैक्टीरिया. Thermoacidophiles, methanogens, halophiles are the examples. Obviously these are archaeobacteria and इनकी यही खासियत होगी कि ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जी सकते हैं. तो halophiles जो है उनकी ये स्पेशलिटी है दैट दे कैन लिव इन एक्सट्रीम
salty habitats. Halophiles can live in extreme salty habitats because of different cell wall structure. Thermoacidophiles can live in hot springs. Hot springs is an extreme habitat. वहाँ पर thermoacidophiles जी सकते हैं, मतलब कि they lives in boiling water which is found in springs. मतलब डायरेक्टली बोलूँ तो हॉट स्प्रिंग्स, सीधे बोलूँ तो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं. दे लिव्स इन बॉइलिंग वाटर विच इज़ फाउंड इन स्प्रिंग्स. तो ऐसी जगहों में थर्मोएसिडोफाइल्स कैन सर्वाइव. थर्मो तभी तो बॉइलिंग वाटर है, मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा. हॉट स्प्रिंग्स है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा. थर्मो का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, जिस वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं. सो थर्मोएसिडोफाइल्स अभी नाम पड़ा. वैसे मीथेनोजेंस के नाम में ही मीथेन लिखा हुआ है. मीथेन, इफ़ यू रिमेंबर क्लास 11th में अभी आप पहुंच गए हो, क्लास 10th में हमने पढ़ा होगा एल्केन्स के बारे में. एल्केन्स ऐसे कार्बन होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सिंगल बॉन्ड, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना. और सबसे छोटा एल्केन जो है दैट इज़ मीथेन, मतलब एक कार्बन एटम वाला मीथेन. इसके बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़ोगे. जितने भी एल्केन्स होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, उनकी कोई स्मेल नहीं होती है. एल्केन्स हैव नो स्मेल, ये उनका करेक्टरिस्टिक है, सिवाय मीथेन के. मीथेन इज़ द ओनली एल्केन विच हैव स्मेल, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोगैस इन केस ऑफ डंग ऑफ काउज एंड बुफेलोज. इसकी बात करेंगे. मीथेनोजेंस जो है दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. कैसी कंडीशंस में? ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, मतलब कि दे कैन लिव इन एनारोबिक कंडीशंस. एनारोबिक कंडीशंस मतलब कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट. सो मीथेनोजेंस एनारोबिक कंडीशंस में, मार्शी एरियाज़ में, दलदली एरियाज़ में जी सकते हैं. जैसे कि मोस्टली मार्शी एरियाज, जैसे कि मोस्टली मीथेनोजेंस कहाँ पर जीते हैं? जहाँ पर ऑक्सीजन भी एब्सेंट है और साथ ही साथ दलदला भी है, मार्शी भी है. एनारोबिक मार्शी कंडीशंस में जीते हैं मीथेनोजेंस. मोस्टली इन स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स. रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउज एंड बुफेलोज, इनके गट में, इनके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं. इनका गट कितना मार्शी होता होगा, क्योंकि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं गट में, स्टमक में, ह्यूमंस के भी. वैसे यहाँ पर भी तो ये मार्शी होता होगा, फूड भी होता होगा, तो साथ में मीथेनोजेंस भी है. और इनका होना रूमिनेंट एनिमल्स के स्टमक में, गट में मीथेनोजेंस का होना इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों? रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउज एंड बुफेलोज के स्टमक में इनका होना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमें पता है काउज एंड बुफेलोज का जो डंग होता है बहुत फ़ायदे का होता है, क्योंकि उससे जो मीथेन गैस होती है, बायोगैस होती है, वो ऑब्टेन होती है. एंड बायोगैस की कुछ स्मेल भी होती है. तभी मैंने आपको ये बताया था कि मीथेन की स्मेल होती है. सो मीथेन इज़ द बायोगैस. मीथेन इज़ द बायोगैस. सो यही जो मीथेनोजेंस ये हमारे रूमिनेंट एनिमल्स के, काउज एंड बुफेलोज के गट में प्रेजेंट है, उनके स्टमक में प्रेजेंट है, इनका वहाँ पर होना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दीज मीथेनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेनोजेंस काउज एंड बुफेलोज के डंग में मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी डंग से बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए. काउज एंड बुफेलोज के अंदर, रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर मीथेनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल. मीथेनोजेंस कैन लिव इन मार्शी एरियाज, anaerobic conditions, mostly they live in stomach of ruminant animals जैसे कि cows and buffaloes. and यही methanogens जो है these are responsible for the production of biogas methane in case of cows and animals, in from the dung of cows and animals actually. so this was all about आर्कियोबैक्टीरिया. अब फटाफट क्या करना है आपको बताइए. अगर आपको करना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, अगर लेना तो ले लो. ये हमने आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे अब हम. कितना सुंदर लिखा है मैंने, अभी तक गंदा लिख रही थी. चलो कोई बात नहीं. तो अब किंगडम मोनेरा, अगर मैं वैसे तो अब मेरा मन कर रहा है कि नेक्स्ट पार्ट में से कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत हो गया. 48 मिनट्स की वीडियो बन गई है. अब आई एम फिनिशिंग इट दिस वीडियो नाउ, क्योंकि अब हमारा किंगडम मोनेरा का जो टॉपिक बचा है दैट इज़ ओनली द ट्रू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. तो इस टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में हम बात शुरू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जब इस टॉपिक की बात शुरू करेंगे उसी के साथ हमारे किंगडम मोनेरा का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा. और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा एंड फंजाई की, एंड होपफुली किंगडम प्लांटाई एंड एनिमेलिया की भी. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो.